इसके बाद में 4 लॉज आते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज हैं और उनका लॉज का एक्सप्लेनेशन है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें Einstein's photoelectric equations can be used to explain Einstein's photoelectric equations can be used to explain Einstein's photoelectric equation can be used to explain the laws of photoelectric effect और एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल देते हैं इनको, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी बोल देते हैं एज फॉलोज। पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। Explanation of effect of intensity. The increase of intensity means the increase of intensity means increase the increase of intensity means the increase in the number of photons striking the metal surface. The increase of intensity means the increase in the number of photons striking the metal surface per unit time. Striking the metal surface per unit time. Full stop. As each photon ejects only one electron. As each photon ejects only one electron, comma. So the number of ejected photons, so the number of ejected photoelectrons increases with the increases with the increase in intensity of incident radiation. Increases with the increase in intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation.
ठीक है, तो ये पहला है। जो लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, डायरेक्टली वो लॉज तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आइंस्टीन की जो ये थ्योरी है, आइंस्टीन की थ्योरी से लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। पहला लॉ ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी वाला लॉ। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो ये लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं, तो ये है द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर अंदर कितने ज्यादा फोटॉन्स, कितने ज्यादा फोटॉन्स जो है वो मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब हम ये कहेंगे एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस पर से, और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो कब होता है, जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जब इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि फोटोन, जो फोटोन जो इंसिडेंट होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर अगर इंसिडेंट होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाता है, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब फिर से बता देता हूँ, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। अगर मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि एक सेकंड में बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर मान लो 10 फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे, तो 10 ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से। अगर 20 करेंगे, तो 20 ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे, इजेक्ट होंगे। ठीक, तो इंटेंसिटी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया कि एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज्यादा इजेक्ट होंगे। समझ में आ गया ये वाला पहला वाला? यस सर। ये आकृति, यस सर। ठीक है। सेकंड देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सेकंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखिए, इसमें क्या है, इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, if mu is less than mu naught, if mu is less than mu naught, that is the frequency of incident radiation, the frequency of incident radiation is the frequency of incident radiation, the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, is less than the is less than the threshold frequency, the kinetic energy of the photoelectrons becomes negative. The less than the threshold frequency, the kinetic energy of the photoelectrons becomes the kinetic energy of the photoelectrons becomes negative. Full stop. This has no physical meaning. This has
no physical this has no physical meaning, full stop. So photoelectric emission, photoelectric emission does not occur below the threshold frequency. So photoelectric emission does not occur below the threshold frequency. Below the threshold frequency. अब देखिए सीधी सीधी बात ये है कि हम ये देख चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम इसमें निकालते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इंसिडेंट होते हैं हमेशा फोटोन और निकल के बाहर क्या आते हैं मेटल सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल के आते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, इसको हम बोलते हैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमने देखा था लास्ट टाइम, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये। अब आप ये देखिएगा कि इसमें सेकंड केस में ये बोल रहे हैं कि अगर न्यू न्यू नॉट से कम हो जाएगा, आप खुद देखिएगा कि अगर न्यू न्यू नॉट से कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो इसको इधर लेकर आइए, न्यू माइनस न्यू नॉट लेस देन जीरो, यानी कि न्यू माइनस न्यू नॉट ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। और जब ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब कोई भी बॉडी, यहाँ तो मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी है, जब वो बॉडी मोशन में आती है, यानी कि उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, तो तब ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है उसकी एनर्जी को। जब मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं जिस एनर्जी के साथ दौड़ रहा हूँ वो मेरी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने बैठे बैठे कह दिया मेरे अंदर इतनी जूल एनर्जी है, तो दैट इज माई पोटेंशियल, वो मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूँ, वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन तब मैं रेस्ट में हूँ। ठीक, लेकिन जब मैं मोशन में हूँ और उस टाइम अगर मैं किसी अपनी एनर्जी की बात करता हूँ तो वो कहलाती है मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मोशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया मेरी बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। उन्होंने बोला कि if nu is less than nu naught, that is the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, the kinetic energy of the photoelectrons becomes negative. This has no physical meaning, so photoelectron emission does not occur below the threshold frequency. इसीलिए ये बताया जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर तो अगर हो ही नहीं सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, तो हमारी एमिशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा ही होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये सेकंड लॉ इनका था जो आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करा गया। फिर थर्ड देखिएगा, थर्ड है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, अभी कंटिन्यू करता हूँ। अब अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें नोट करेंगे कि इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, if nu is greater than nu naught, then Kmax is equal to, then Kmax is equal to half m Vmax square is directly proportional to nu, is directly proportional to nu। क्या है कि जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी न्यू की, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा न्यू की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी।
तो जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होती है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि न्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। पहली चीज तो ये इन्होंने बताई एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी that is above the threshold frequency that is above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the electrons maximum kinetic energy of the electrons increases maximum kinetic energy of the electrons increases linearly with frequency nu of the linearly vary करने का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। varies linearly with frequency nu of the incident radiation incident radiation moreover the increase in intensity वैसे इसकी जरूरत नहीं है नेक्स्ट लाइन नोट करेंगे hence the maximum kinetic energy of the photoelectrons hence the maximum kinetic energy of the maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity is independent of the intensity of incident radiation incident radiation जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी क्या होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग एट द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम वो इंटेंसिटी होती है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से लेना देना है इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम। बताइए जी क्लियर है तीनों पॉइंट्स क्लियर है। यस सर। उसके बाद चौथा है चौथा आता है टाइम लैग एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग क्या होता है कि टाइम में गैप जो होता है मतलब टाइम लैग का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई सवाल पूछा आपने मेरे को सवाल पूछा और मैंने उस सवाल का जवाब दिया 5 मिनट बाद। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सवाल और मेरे जवाब के बीच में टाइम का एक गैप है 5 मिनट का। ठीक है तो 5 मिनट क्या है क्वेश्चन और आंसर के बीच का टाइम लैग है 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि as soon as the photon the photon strikes the metal surface the photoelectron gets emitted out from the metal surface। तो हम ये देखते हैं कि किसी तरीके का कोई टाइम लैग होता नहीं है।
ठीक है, इस चीज को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। नोट करेंगे इसमें आप कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन photoelectric emission is the result of an elastic collision. Photoelectric emission is the result of an elastic collision between a photon and an electron. Between a photon and an electron. Full stop. Thus, the absorption of energy from a photon thus the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal involves transfer of energy in one lump instead of instead of instead of continuous absorption of energy instead of continuous absorption of energy continuous absorption of energy as in the wave theory of light as in the wave theory of light. Full stop. Hence, there is no time lag between the incidence of a photon between the incidence of a photon and the emission of a photoelectron. And the emission of a photoelectron. ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये है कि भाई जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ये है कि टकराया और टकराकर तुरंत हट गया, मतलब उनमें कांटेक्ट बहुत ज्यादा देर का नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, फोटोन उस पर स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पर जब फोटोन स्ट्राइक करता है, फोटोन के स्ट्राइक करने के बाद में जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फोटो इलेक्ट्रॉन में चली जाती है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होता है।
तो वो एनर्जी ट्रांसफर जो होती है ना वो एक सिंगल शॉट में हो जाती है, एक सिंगल लंप में हो जाती है, वहां पर कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं चलता। ठीक, एक सिंगल शॉट में हो जाती है। तो जब सिंगल शॉट में इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन करा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ अ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। कि इधर एकदम से वो झटके से इंसिडेंट होता है फोटोन, और एक झटके में ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देयर इज नो टाइम लैग। तो ये जो चार लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, इसको आइंस्टीन थ्योरी पर एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं थोड़े से ज्यादा। ये हो गया। इसके बाद में आइंस्टीन इक्वेशन, ये फिनिश है। इसके अलावा और आइंस्टीन इक्वेशन में कुछ नहीं पूछा जाता। इसके अलावा अगला जो है वो है पार्टिकल थ्योरी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब अभी तक हमने ये तो बता दिया, जैसे ये आइंस्टीन इक्वेशन है, इस आइंस्टीन थ्योरी में भी हमने ये देखा कि जो लाइट है, लाइट को वेव नहीं माना गया, लाइट को पार्टिकल माना गया। और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ये पार्टिकल नेचर है लाइट का, इसी को एक्सप्लेन कर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। इधर से ये मिटा रहा हूँ सारा। नोट करिए था ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में बेसिक फीचर्स explaining these basic features explaining the particle nature of light are explaining the particle nature of light are, या ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, इसको एक चीज और बोल दिया जाता है, इसको बोल देते हैं फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिक फीचर्स एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। तो वो जो बेसिक फीचर्स हैं वो एक लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो जो बेसिक फीचर्स हैं, वो बेसिक फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। तो 6 हैं इसमें। पहला है इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन, द इंटरेक्शन
of in the interaction of radiation with matter, the interaction of radiation with matter, comma, radiation behaves as if radiation behaves as radiation behaves as if it is made of particles, as if it is made of particles, as if it is uh, made of particles called photons. फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है कि जो भी रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस जितनी भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रेडिएशन है वो आकर टकराती है, लाइट है, तो लाइट को ये कहा जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, ये तो कहलाती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और दूसरा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये कहलाती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम पार्टिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। पार्टिकल थ्योरी में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोल देते हैं। अब उसके कुछ बेसिक फीचर्स, इस थ्योरी के कुछ बेसिक फीचर्स है ना, वो है। तो उनमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, जो क्वेश्चन और आए हैं इस तरीके से कि बेसिक फीचर्स, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये आ सकता है। या फिर एक्सप्लेन द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिक्चर का मतलब क्या हो गया कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या फोटोन के नजरिए से भी देखा जा सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सिर्फ वेव्स ही होती हैं। तो वेव्स के बारे में तो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन करा है, ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद में। ये वाला टॉपिक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में आपका आइंस्टीन इक्वेशन हो गया, और ये इसकी पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे ये 6 पॉइंट्स लिख देने हैं, जिसका पहला पॉइंट ये है, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। रेडिएशन क्या है? लाइट। लाइट की बात कर रहे हैं। रेडिएशन देखिए साउंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लाइट की बात हो रही है। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन मतलब टकराव, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर हमने जो अभी तक एग्जांपल लिया वो मेटल सरफेस का लिया है, बट मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। तो जब भी कभी लाइट रेज जो है, लाइट रेज जब भी कभी किसी भी मैटर से टकराती है, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन कुछ इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूं तो हमें सोच सकते हैं हम कि पानी छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना हुआ है। छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो पानी बन जाता है बहुत सारा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर रेडिएशन बनी हुई है, और वो जो छोटा सा पार्टिकल है उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो ये तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में पहला पॉइंट था एक्सप्लेनेशन का। दूसरा है, ईच फोटोन हैज एनर्जी। ईच फोटोन हैज एनर्जी, E is equal to h nu, capital E is equal to h nu, capital E is equal to h nu, and momentum P is equal to h nu upon c, h nu upon c, h nu upon c is equal to h nu upon c is equal to h upon lambda, and speed speed c is equal to speed of light in vacuum. Speed of light
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब सबसे पहले तो ये था कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं। हर एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर। उसका मोमेंटम कितना होता है, एच न्यू अपॉन सी के बराबर, जहां पर हम जानते हैं कि न्यू अपॉन सी 1 अपॉन लैम्बडा होता है। मतलब सी अपॉन न्यू जो है वो हमारा लैम्बडा होता है, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ होता है। एंड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो फोटोन है, फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। उसका मोमेंटम जो है वो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा के बराबर होता है, और उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा लिखेंगे, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू, all photons of light of a particular frequency, all photons of light of a particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy, have the same energy. E is equal to h nu, have the same energy. E is equal to h nu, or is equal to hc upon lambda. And momentum and momentum P is equal to h nu upon c, h nu upon c, or h upon lambda, and h upon lambda, and independent of the intensity of radiation, and independent of the intensity of radiation, independent of the intensity of radiation। उसके बाद मतलब इन्होंने ये बोला कि जैसे हमने एक फोटोन की बात करी ना, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम इतना होता है, स्पीड इतनी होती है, तो इन्होंने बोला कि ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट, जितने भी लाइट के फोटॉन्स हैं, अगर उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है ना, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो सबकी एनर्जी, सबके मोमेंटम सेम रहेंगे, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ज्यादा हो कम हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है बेटा? तीसरा पॉइंट क्लियर है दोनों को? बताइए, क्लियर है? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields, and are not deflected by electric and
मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजार दो, मैग्नेटिक फील्ड से गुजार दो, उन पर कोई डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगला पॉइंट, in a in a photon electron collision, in a photon electron collision the total energy and total momentum are conserved. फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड तो करते हैं ना भाई, फोटोन टकराएगा मेटल सरफेस पर तभी तो इलेक्ट्रॉन टकरा कर बाहर निकलेगा। फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। The total energy and total momentum are conserved. The total energy and total momentum are conserved. Full stop. However, the number of photons may not be conserved. However, the number of photons may not be conserved in a collision. Number of photons may not be conserved in a collision. May not be conserved in a collision. Full stop. The photon may be absorbed or a new photon may be created. The photon may be absorbed or a new photon may be absorbed or a new photon may be created. हम हमेशा ये बात करते हैं कि फोटोन जब टकराया तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एक फोटोन पर एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इजेक्ट हो गया। तो हम हमेशा इस बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते टकराने के बाद फोटोन का क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का टकराव होता है, कोलिजन होता है, तो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। टोटल एनर्जी जो है जिसके साथ वो टकराएगा और जिस एनर्जी के साथ वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कंजर्व रहती है। मतलब उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो अलग अलग केसेस में ये एक फोटोन टकराया और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो फोटोन के टकराने की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के निकलने की एनर्जी उनको ऐड कर दिया, फिर दूसरा पेयर उठाया, दूसरा पेयर फोटोन का टकराया और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, उन दोनों की एनर्जी को सेम करा, ऐसे ही तीसरे पेयर की एनर्जी को हमने ऐड करा। तो जब हम इनका सम निकालते हैं हम देखते हैं सारे के सारे सम जो है वो सेम आते हैं, सेम मोमेंटम का सम जो है वो भी कंजर्व आता है, वो भी सेम आता है। ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। एक कोलिजन में नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कंजर्व रहे या ना रहे ये कंफर्म नहीं है। वो कंजर्व रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, क्योंकि फोटोन मे बी एब्जॉर्ब्ड, फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है कि मेटल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, और अ न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड, और ऐसा भी हो सकता है कि मेटल से ही एक न्यू फोटोन क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो फोटोन का जो नंबर है वो कंफर्म नहीं है कि वो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है, नया फोटोन क्रिएट भी हो सकता है। समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगला Yes. देखिए छठा पॉइंट, इसमें छठा बस लास्ट पॉइंट है ये। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड,
the intensity of light of a given wavelength is increased, comma, there is an increase in the number of photons there is an increase in the number of photons there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time. Incident on a given area in a given time. Stop. But the energy of each photon remains the same. But the energy of each photon remains the same. ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें इन्होंने ये कहा कि if the intensity of light of a given wavelength is increased, अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, तो इंटेंसिटी का हमने पहले भी मतलब बताया था। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब ये है कि लाइट जो इंसिडेंट हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाती है तो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। ये इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स में। ठीक है, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स द सेम, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी एनर्जी ऑफ मोमेंटम, ये तो फिफ्थ पॉइंट पे ही बता दिया। ठीक है, तो 6 टोटल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कभी इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का मैटर के साथ, लाइट का मैटर के साथ, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जो रेडिएशन है वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स। सेकंड पॉइंट ये है कि हर एक फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, मोमेंटम फिक्स होता है, P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी और एच अपॉन लैम्डा, और स्पीड फिक्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। थर्ड है ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर जितने भी फोटोन्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, न्यू है, उनकी एनर्जी भी सबकी सेम रहेगी, यही एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, और उनका मोमेंटम भी सेम रहेगा, एच न्यू अपॉन सी और एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, और वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। चौथा है फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। और पांचवा है कि जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम वो तो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो फोटोन है ना, फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है और नया फोटोन भी क्रिएट हो सकता है। छठा है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है इसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ा रहे हैं, और जो एनर्जी है फोटॉन्स की वो कंजर्व रहेगी, वो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा ये बता दो कल सुबह रख लूं क्या 9 बजे क्लास? हाँ जी सर।